ओके, हेलो टू ऑल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस के अंदर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? आज हम आपके लिए एक बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा आज हम? टुडे विल स्टार्ट ए ब्रांड न्यू चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। क्या मतलब है इसका? सबसे पहली बात तो अगर हम इस चैप्टर की थीम को समझना चाहें तो हमको एक बात समझो आप कि इस चैप्टर के ना दो मतलब है, दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड कौन सा है बेटा? ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन जिन बच्चों ने हमारी हिस्ट्री वाली क्लासेस देखी हुई हैं उनको लगेगा सर ग्लोबलाइजेशन तो पढ़ा हुआ है कुछ न कुछ, है ना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब वहां पर भी हमने एक ही बात बताई थी, यहां पर भी हम वही बात बताएंगे। हमने उस चैप्टर के अंदर भी ग्लोबलाइजेशन का मतलब जो डिस्कस किया था वही चीज मैं यहां पर आपके साथ वापस डिस्कस करने जा रहा हूं। आपको समझना है कनेक्टिंग ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज। अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमीज जब आपस में कनेक्टेड होती है दैट इज ग्लोबलाइजेशन। सिंपल सा मीनिंग है। अच्छा, इसका हमारी इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट है? ये चैप्टर हमको क्या बताएगा कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब हमको पता है कि बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमी अलग अलग है। जब वो सारी इकोनॉमीज आपस में क्या हो जाती हैं? कनेक्ट हो जाती हैं, इंटरलिंक होती है, दैट इज नॉन एज ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, उस ग्लोबलाइजेशन का हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट है वो हमको यहां पर समझना है। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। आगे बात करते हैं अपन। अच्छा, शुरू करते हैं हम क्लास, कंटिन्यू करते हैं। समझो, आज अगर हम आज की डेट में कुछ चीजों को समझें, क्या करें हम? हाँ भाई, ध्यान देना। हम क्या बात कर रहे हैं? आज का प्रेजेंट डे देखो आप। आज के प्रेजेंट डे में एज अ कंज्यूमर अपने आप को समझो। एज अ कंज्यूमर हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, लेकिन क्या जितने भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं क्या वो सारे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुआ है क्या? हम बहुत अलग अलग लेवल के कैमरास यूज करते हैं, हम आईफोन मतलब अलग अलग ब्रांड के मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, अलग अलग ब्रांड की टीवीज टेलीविजन हमारे यहां पर अवेलेबल है। हम कार को कंपेयर करें, बहुत सारी चीजें एज अ कंज्यूमर हम न्यूमेरियस गुड्स यूज कर रहे हैं। अब बात क्या है कि हो सकता है अगर हम जो कैमरा यूज कर रहे हैं हो सकता है ये इंडिया में ही बना हो, लेकिन जो फोन हम यूज कर रहे हैं हो सकता है इसका प्रोडक्शन किसी दूसरी कंट्री में हुआ है। अब प्रोडक्शन दूसरी कंट्री में हुआ है लेकिन यूज तो हम हमारी कंट्री में ही कर रहे हैं। प्रोडक्शन चाहे किसी और कंट्री में हुआ है लेकिन उसको यूज कहां कर रहे हैं हम? हमारी कंट्री में। ये पॉसिबल हो पाता क्या अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता? क्या ये पॉसिबल हो पाता अगर क्या नहीं होता? ग्लोबलाइजेशन नहीं होता। नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक इंटरकनेक्टेडनेस नहीं आएगा, जब तक चीजें इंटरकनेक्टेड नहीं होंगी, कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होंगी, तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती थी। जो टेलीविजन आज हम देखते हैं हमारी सड़कों पर, पहले पुराने जमाने में देखो इसी तरह की कार देखने को मिलती थी पुरानी मूवीज में। अगर हम देखते हैं तो आज ब्रांड न्यू अलग अलग मॉडल की ऐसी कार्स भी हम हमारे इंडिया में देख लेते हैं जो कि हमने कभी मतलब हमारे यहाँ पर चाहे नॉर्मली प्रोडक्शन उनका नहीं होता, इंपोर्ट करके हम दूसरे देशों से मंगा सकते हैं। आज हम फूड्स की, अगर हम नॉर्मली किसकी बात करें, फूड की बात करें, तो जनरली हमारे यहाँ पर ये ट्रेडिशनल फूड हमारा यही है, इसी को हम यूज करते हैं। लेकिन क्या ये कंज्यूम नहीं कर रहे? क्या शुरू से ये हमारे यहाँ पर था? नहीं था ना। कब आया? जब हम दूसरी कंट्रीज के साथ कनेक्ट हुए तो आज वेस्टर्न फूड भी हम हमारे यहां पर यूज करते हैं। हमारा इंडियन वियरिंग कल्चर यही था, धोती कुर्ता और मतलब पगड़ी, यही था ना। लेकिन क्या आज हम ये यूज नहीं करते हैं? कब हो पाया है पॉसिबल? जब चीजें आपस में इंटरकनेक्ट हुई। तो जब कंट्रीज की इकोनॉमी आपस में इंटरकनेक्ट होती है ना, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है ये?
ट्रांसफॉर्म, हम शिफ्ट हुए हैं, हमारी फूड हैबिट शिफ्ट हुई है, हमारा वियरिंग हैबिट क्या हुई है, हमारी शिफ्ट हुई है, हमारा जो यूज करने के लिए जो व्हीकल्स है वो शिफ्ट हो गई, वो हमारी जो पसंद है ना वो शिफ्ट हो गई, हमारी हर चीज, हमारी हर पसंद क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। हम हमारी कंट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको तो यूज करते ही है, साथ में दूसरी कंट्रीज में जो प्रोडक्ट बन रहा है ना उसको भी यूज कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन। और दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज नॉट पॉसिबल विदाउट ग्लोबलाइजेशन। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो ग्लोबलाइजेशन तो फिर कंपलसरी होगा ही होगा। विदाउट ग्लोबलाइजेशन वी कैन नॉट ट्रांसफॉर्म आवर सेल्फ, हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं सकते। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं है? आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से चीजों को समझना कि सच ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, अच्छा ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू से भी नहीं था, सच ट्रांसफॉर्मेशन ये नया फिनोमिना है। ग्लोबलाइजेशन में भी ओल्ड फिनोमिना, हमने जब चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का पढ़ा था उसमें आपको बताया था कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फिनोमिना, ग्लोबलाइजेशन बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है, दैट्स ओके। लेकिन दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज सीरियसली ए न्यू फिनोमिना। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में बिल्कुल न्यू फिनोमिना है, मतलब ये बहुत तेजी से डेवलप हुआ फिनोमिना है। नॉट बी देयर इन इंडियन मार्केट इवन 2 डिकेड्स बैक। अगर हम केवल 20 साल पहले भी देखें ना, क्योंकि 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसके साथ से प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद ही हम इंडिया में फॉरेन गुड्स को देख पाते हैं। तो उसके पहले हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है ना, दैट वाज नॉट लिंक्ड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो 20 साल पहले, 25 साल पहले हम देखें तो ये इंडिया में पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, वो एक अलग चीज है, कंसेप्ट है, वो आप आगे जाकर बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी समझना क्या है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल न्यू फिनोमिना है, जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज आपस में कनेक्ट हो रही है, दैट्स अ न्यू फिनोमिना। हालांकि इसके बारे में प्रयास बहुत पहले शुरू कर दिए गए थे। चैप्टर नंबर 3 अगेन हिस्ट्री, जिसमें हमने पढ़ा था ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया था, वहीं से इंटरलिंकिंग प्रोसेस शुरू हो गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन मैटर ऑफ टाइम, ईयर्स, आर मार्केट हैव बीन ट्रांसपोर्ट, हमारा बाजार, हमारी ट्रेडिंग सिस्टम क्या हो गई, बदल गया। अब याद करो, जब हमारे यहाँ पर कॉलोनाइज्ड थे, हम कॉलोनाइज थे, हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल था, उस समय का अगर हम इंडिया का ट्रेंड देखें तो हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते थे, क्या इंपोर्ट करते थे? हमारे यहाँ पर मेनली एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल, और हम इंपोर्ट क्या करते थे बेटा? फिनिश्ड गुड्स। क्या इंपोर्ट करते थे बेटा अपन लोग? फिनिश्ड गुड्स। यूजुअली वी यूज टू इंपोर्ट। लेकिन क्या आज भी वही स्थिति है? नहीं, अब वो सिनेरियो नहीं है। आज हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। आज हम फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो दैट ऑल दीज थिंग्स आर अ न्यू फिनोमिना। क्लियर? एनी डाउट्स टू एनीवन? एनी डाउट्स टू एनीवन? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, अब अगला टॉपिक आपका शुरू हो जाता है, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। इस टॉपिक को अगर हमें समझना है, हमें अगर इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है, ये हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो कैसे गया? कौन कर रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन को? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कैसे हो गया अचानक? 20 साल पहले जो चीज नहीं थी वो आज अचानक कैसे हो गई? कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो चीजें नहीं आई होंगी। वो नई चीजें क्या है, वो हमें क्या करनी है, यहां पर ध्यान से समझनी है। बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, क्या है वो नई चीजें, बहुत अच्छे से समझो आप चीजों को, तो आपको मजा आएगा चीजों को समझने में, याद करने में। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। हमारा टॉपिक अगला, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। क्या है बेटा हमारा टॉपिक? प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। एक कंट्री दूसरी कंट्री, मतलब प्रोडक्शन अब केवल एक कंट्री में नहीं हो रहा। इस फिनोमिना को समझने के लिए हम थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजों को समझते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के पहले क्या होता था और इस ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये बाद में क्या स्थितियां बनी जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके पहले क्या स्थिति थी, और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो किस कारण से हुआ, वो वजह हम यहां पर समझते हैं, इस कंसेप्ट के अंदर समझते हैं। तो क्या था बेटा पहले, कि पहले क्या होता था कि उस एक कंट्री की जो भी नीड हुआ करती थी, उस कंट्री के अंदर जिन जिन प्रोडक्ट्स की नीड हुआ करती थी, उन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन विद इन कंट्रीज ही हो जाया करता था।
इंडिया में जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है उसका प्रोडक्शन कहाँ हो जाएगा, इंडिया में। जापान में जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन जापान में। अच्छा, जो चीज का प्रोडक्शन इंडिया में नहीं हो रहा ना, उस चीज की डिमांड भी इंडिया में नहीं थी, क्योंकि हम कनेक्टेड नहीं थे, हमें पता ही नहीं था कि भैया वो चीज यहाँ पर आ भी सकती, पता भी है तो ला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की इकोनॉमीज क्या नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। उनके वहां वो यूज कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। लेकिन ना एक ह्यूमन नेचर होती है, इंडिया में जो चीज बन रही है वो क्या हम विदेशों से मंगा सकते हैं, क्या हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक फैक्टर्स वहां पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या था कि प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्रीज, कंट्री के अंदर ही प्रोडक्शन हो जाया करता था। नॉर्मली इंडिया से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जाता था और फूड स्टफ या फिनिश प्रोडक्ट या फूड स्टफ को एक्सपोर्ट करते थे, और फिनिश प्रोडक्ट्स को हम क्या करते थे, इंपोर्ट किया करते थे। ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। अगर दो कंट्रीज आपस में कनेक्टेड थी तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, केवल ट्रेडिंग, ओनली एंड ओनली ट्रेडिंग। हमने कहा ना रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो केवल ट्रेड के थ्रू ही कनेक्टेड थे, इकोनॉमीज आपस में कनेक्टेड नहीं थी। हम यहां से वहां बेच रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, वहां से हम खरीद रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, इकोनॉमीज का कनेक्शन नहीं था। इकोनॉमीज कनेक्ट होने में बड़ा डिफरेंस है। देखो बात को ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, वो एग्जाम्पल आपको बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। आप बहुत ध्यान से समझना। क्या होता है कि ये आपका घर है, ठीक है, आपके घर में क्या बनाना है, खाना बनाना है, आप नहीं बनाना चाहते। यहां पर होटल है, इस होटल में खाना कौन बनाएगा, कोई ना कोई शेफ ही बनाएगा। आप गए होटल, यहां पैसा दिया और खाना लेकर घर पे आ गए, यहां पर आपके बीच में ट्रेड हुआ है, इंटरकनेक्टेडनेस नहीं हुआ है, समझ रहे हो, इंटर कनेक्टिविटी नहीं बनी है, गए आ गए। अब क्या हो कि ये शेफ अगर आपके घर पे आके खाना बना के चला जाए, अगर शेफ हमारे घर पे खाना आके बना के चला जाएगा, या फिर हम गए और उस शेफ के घर होटल में बैठकर हम खाना खाकर आ सकें, दैट इज कनेक्टिंग ऑफ इकोनॉमीज। अब तक क्या हो रहा था, देखो इंडिया में जो प्रोडक्ट बन रहा है या इंडिया का रॉ मटेरियल है वो विदेशों में जा रहा है, विदेशों से माल कहां पर आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, ठीक है, यहां तक तो चीजें समझ में आ रही है। लेकिन क्या हो कि जो कंपनी अब तक अमेरिका, देखो इसको और समझते हैं अपन, और समझते हैं अपन इसको चीजों को ध्यान से, कि जैसे मान लो इंडिया, इधर हम एग्जांपल लेते हैं किसका बेटा, यूएसए का। यूएसए में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, अब यूएसए से प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैन्युफैक्चर कहां हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है ना, सब काम अमेरिका में, हम तो केवल खरीद के ला रहे हैं यहां पर। लेकिन क्या हो कि ये यूएसए की जो कंपनी बना रही है ना, वो इंडिया में आ जाए, अपना प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट कर दे, तब जाकर हम कहते हैं इकोनॉमीज क्या हो रही है, आपस में ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगी, एक्चुअल कनेक्टिविटी वहीं से हमारे को डेवलप हो पाएगी, ठीक है। तो हुआ भी यही, क्या हुआ बाद में, क्या हुआ कि कमिंग अप ऑफ कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। अब आ जाती है पिक्चर में कौन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस पिक्चर में आ जाती हैं, और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के आने की वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से हुआ। इंडिया में फोर्ड कंपनी आई, फोर्ड अमेरिकन कंपनी है, इंडिया में आई, इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो इंडिया को पहली बार इंपोर्टेड गाड़ियां इंडिया में कम रेट पे अवेलेबल हो पाई। क्यों? क्योंकि फोर्ड अगर मैन्युफैक्चर अमेरिका में करेगा, देखो बात को बहुत अच्छे समझना, पहले मैं कंसेप्ट समझा दूंगा ना आपको, तो आपको फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी, समझना। फोर्ड का एग्जांपल लेते हैं, फोर्ड अपनी गाड़ियों का मैन्युफैक्चर कहां कर रहा है, अमेरिका में। अब अमेरिका में मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या लगेगा, रॉ मटेरियल, लेबर, और फिर उसके बाद वो गाड़ी ट्रेवल होके आएगी, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और उसके अलावा ये ट्रांसपोर्टेशन होके जो गाड़ी आएगी, ये गाड़ी क्या है, फिनिश्ड गुड्स है। फिनिश्ड गुड्स जब इंडिया में पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, अगर ये इंडिया में पहुंचेगा, अगर ये फिनिश्ड गुड्स, तो इसके ऊपर यहां पर क्या लग जाएगी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, टैरिफ लग जाएगा। अब स्थिति क्या बन जाए, अगर फोर्ड ने कहा कि अच्छा यहां पर रॉ मटेरियल की प्राइस भी हाई है, लेबर की प्राइस भी हाई है, ट्रांसपोर्टेशन अमेरिका से यहां आना ये भी क्या हो जाएगा,
हाई हो जाएगा। इंडिया में गाड़ी बेचनी है इसको, तो इंडिया में गाड़ी बेचने नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि सब कुछ प्रोडक्शन वहां हो रहा है, सीधी गाड़ी इंडिया में आ रही तो महंगी बहुत ज्यादा पड़ रही है। फोर्ड ने क्या दिमाग लगाया कि मैं अगर ये प्रोडक्शन ही, ये सारा काम मैं यहाँ करूं ही नहीं, मैं तो सिर्फ क्या करूं, मेरी कंपनी को की टेक्नोलॉजी जो है ना उसको उठाकर कहां ले आया, मैं इंडिया में ले आया। अब प्रोडक्शन कहां होगा, इंडिया में। बेनिफिट, रॉ मेटेरियल तो अभी भी इंडिया से जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, हमने पढ़ा ना रॉ मेटेरियल कहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया से। तो ये रॉ मेटेरियल जब इंडिया से यहां जा रहा था तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन खर्चा अलग। अब रॉ मेटेरियल यहीं का यही है, तो रॉ मेटेरियल की प्राइस क्या हो गई बेटा, कम हो गई। इंडिया में लेबर सस्ती है, ये कम हो गया। ट्रांसपोर्टेशन अब करना ही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन अब करना ही नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो गई बेटा, मैं डाउन लिखूंगा, नील नहीं लिखूंगा, डाउन क्यों लिखूंगा भी समझाता हूं मैं आपको, है ना। तो मतलब कुल मिलाकर प्रोडक्शन। और दूसरी बात एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि इंडिया में बना रहे हो, इंडिया में कोई एक्साइज ड्यूटी है ही नहीं, खत्म हो गई। तो गाड़ियां क्या हो गई, सस्ती हो गई, इजीली इंडियन मार्केट में उसको कैप्चर किया जाता है। दूसरा बेनिफिट, केवल फोर्ड को अमेरिका में भी तो बेचनी है ना गाड़ियां, अमेरिका में बनाकर अमेरिका में बेचना महंगा पड़ रहा था कंपैरेटिवली इंडिया से बनाकर अमेरिका में बेचिए अगर, तो क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डबल हो रहा है। डबल कैसे हो रहा है, रॉ मेटेरियल इंडिया से कहां जा रहा है और फिर फिनिश प्रोडक्ट अमेरिका से कहां आ रहा है। अब रॉ मेटेरियल तो यहीं की यहीं रह गया, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई खत्म। अब चाहे अमेरिका से फिनिश्ड प्रोडक्ट को अमेरिका से इंडिया लाओ, चाहे इंडिया से अमेरिका ले जाओ, कॉस्ट बराबर होगी ना। यहां पर बाकी चीजों के खर्चे कम है, इंडिया में बनाकर अमेरिका क्यों नहीं पहुंचाते अपन। फोर्ड ने क्या सोचा कि हम इंडिया में बनाकर कहां पहुंचा देंगे, तो कॉस्टिंग उसके लिए भी कम हो जाएगी, फोर्ड का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और मतलब ये एमएनसीज हो गई। तो एमएनसीज वर्क किस किस बेस पर करती है कि उनको कॉस्ट सेविंग कहां पर हो रही है। एमएनसी का मतलब, अब एमएनसी ये अमेरिकन कंपनी है जो इंडिया में भी अपना बिजनेस कर रही है और अमेरिका में भी अपना बिजनेस कर रही है, दैट इज एमएनसी। एमएनसी का मतलब एक ऐसी कंपनी जो अपना बिजनेस कई सारी कंट्रीज में एक साथ करती हैं, कई सारी कंट्रीज में एक साथ करती हैं, एक साथ कई सारी कंट्रीज में बिजनेस करने का मतलब हो गया प्रोडक्शन एक कंट्री में, मार्केटिंग दूसरी कंट्री में, सेलिंग किसी और कंट्री में। तो वो मतलब कंपनी किसी और कंट्री की, प्रोडक्शन किसी और कंट्री में कर रही है, बेच कहीं और रही है, दैट इज कॉल्ड एमएनसी, दैट इज कॉल्ड एमएनसी। क्लियर, कोई डाउट है यहां तक, आगे बढ़ते हैं फिर अपन, ध्यान दीजिए, बात समझ में आई। तो एमएनसीज के आने की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा हो जाता है, इजी हो जाता है। अब व्हाट आर एमएनसीज, तो एमएनसीज इज अ कंपनी दैट ऑन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशंस, एक कंट्री में नहीं है, कई कंट्रीज में एक साथ वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। एमएनसी सेटअप ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गो गेट चीप लेबर, कहां करेंगे प्रोडक्शन, जहां पर लेबर सस्ती मिलेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो सब जगह से सेम हो रहा है ना। मैं अमेरिका में बनाऊं, वहां महंगा पड़ रहा है, वहां से मैं इंडिया भेजूं, ट्रांसपोर्टेशन सेम है। इंडिया में बनाऊं, वो सस्ता पड़ रहा है, इंडिया से अमेरिका भेज दूंगा, ट्रांसपोर्टेशन मेरा क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज, सब कुछ सस्ता होगा, वहां पर अपने प्रोडक्शन सेटअप करने के बारे में बात करती है। This is done so that cost of production is low and MNCs can earn greater profits। क्यों करती है वो ऐसा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। कह रहे हैं तक, कोई डाउट है किसी को, कंफर्म, आगे बात करूं बेटा। तो देखिए और क्या लिखा है, एमएनसी का मतलब समझ में आ गया। अब देखो एक एमएनसी का ना एग्जांपल दिया हुआ है आपको यहां पर, एक एमएनसी का एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपकी बुक का एग्जांपल है, वो हम बात करते हैं यहां पर किस तरह से एक एमएनसी वर्क कर रही है। देखो ए लार्ज एमएनसी producing industrial equipment designs it product in research center in United States। प्रोडक्ट के बारे में डिजाइनिंग, उनका डिजाइनिंग ऑफिस कहां पर है, अमेरिका में, एक कंट्री अमेरिका। वहां पर क्या किया जा रहा है, प्रोडक्ट को अब डिजाइन करने का काम तो एक ऑफिस में बैठकर हो जाएगा, काम करने वाले वही लोग हैं, तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा लेबर की आवश्यकता नहीं है, वो टॉप लेवल का काम है, वही काम इसको कर रहा है। एंड देन द कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर इन चाइना, प्रोडक्शन चाइना में, प्रोडक्शन कहां पर है, चाइना में। दीज आर ऑफन शिप टू मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप,
where the products are assembled and finished products are sold. हम ये कह सकते हैं यहां पर कि वो अपने प्रोडक्ट को स्टोरेज कहां कर रहे हैं, मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में कर रहे हैं, और उसको सेल कहां करेंगे, अमेरिका में. वेयर द प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. अच्छा, कहां बेचेंगे उसको, पूरे वर्ल्ड में उसको बेच पाएंगे. ठीक है ना. द कंपनीज कस्टमर केयर इज कैरिड थ्रू ऑल सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया. और कस्टमर का कहां पर है, दैट इज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ अ एमएनसी. एक साथ कितनी कंट्रीज में काम हो रहा है. क्यों भैया, अमेरिका में डिजाइन क्यों, क्योंकि भाई अमेरिका में डिजाइन करने का कोई ज्यादा खर्चा नहीं आ रहा. जितना खर्चा इंडिया में बैठकर आएगा उतना ही खर्चा अमेरिका में, हमारे लोग उतने ही पैसे ले रहे हैं. प्रोडक्शन चाइना में क्यों, वहां लेबर सस्ती है. प्रोडक्शन चाइना में क्यों हो रहा है, क्योंकि लेबर क्या है वहां पर, सस्ती है. मैक्सिको में या ईस्टर्न यूरोप के अंदर आपने अपना प्रोडक्ट को क्यों रखा, क्योंकि भैया ज्यादातर लोग खरीदने वाले वहीं के, हम बेचेंगे भी वहीं पर, मेनली हमारा मार्केट भी वही है. और उसके अलावा ये पूरे वर्ल्ड, मतलब मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप कुछ ऐसे लोकेशंस है पूरे वर्ल्ड का, अगर देखा जाए ना तो इन जगह से पूरे वर्ल्ड आपस में बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकता है. प्राइम लोकेशंस जिनको हम कह सकते हैं. तो भैया आसानी से हम हमारा प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में बेच रहा है. कस्टमर केयर इंडिया में क्यों, क्योंकि इंडिया के अंदर जो यूथ है ना वो स्किल्ड है, टैलेंटेड है. इंग्लिश स्पीकिंग यूथ बड़ी आसानी से, अच्छा एजुकेटेड यूथ मिल जाता है और कम पैसों में मिल जाता है, सब कुछ वो आसानी से समझ लेता है. तो कुल मिलाकर ये सारा काम किस बेस पर कर रहा है कि इन सब अलग अलग कंट्रीज में, सारा काम एक जगह भी हो सकता है लेकिन एक जगह करने का फायदा नहीं है, महंगा पड़ेगा. अलग अलग कंट्रीज में करने से कॉस्ट सेविंग बहुत ज्यादा हो रही है. तो हमने क्या पढ़ा कि नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट ग्लोबली, अब केवल पूरे वर्ल्ड वाइड बेच ही नहीं रहे, प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है. प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है. क्लियर. बट मोर इंपॉर्टेंट, द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली. कोई डाउट है यहां तक. देखो चीजों को अच्छे से समझो, कम समझो लेकिन चीजें जितनी समझ रहे उतनी आप आसानी से अच्छे से समझो. अब जाकर घर पे बुक रीड करोगे ना तो एक बार वीडियो वापस देख लेना रिवाइजन के लिए, फटाफट से स्पीड में देख लेना और बुक रीड करना साथ के अंदर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. पढ़ने बैठो तो बुक अपनी साथ में लेके बैठो ताकि आपको कोई समस्या नहीं आए, एक एक चीजें आपको समझ में आती रहेंगी. अब आगे लिखा है कि प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे. अब ना पहले सोचने में देखा जाए ना तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे लग रहा है कि यार डिजाइनिंग अमेरिका में, प्रोडक्शन चाइना में, स्टोरेज वेयर हाउस कहाँ बना दिया मैक्सिको में, कॉल सेंटर इंडिया में, तो इतना सारी चीजें मैनेज कैसे होंगी. देखो मैनेज तो करना पड़ेगा, एमएनसी तभी आप कहलाओगे. द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब. लेकिन आसान बना दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में प्रोडक्शन पार्ट को डिवाइड कर दिया और पूरे वर्ल्ड में इसको फैला दिया. फॉर एग्जांपल चाइना में क्या एडवांटेज है, चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, आसानी से सस्ती लेबर मिल जाती है. मैक्सिको यूरोप, क्लोजनेस टू मार्केट इन द यूएस एंड यूरोप से मार्केट कनेक्टेड है, क्लोज है. इंडिया में हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स मिल जाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग यूथ मिल जाता है. अब इन सब से ऑल दिस प्रोबेबली कैन मीन 50 to 60% कॉस्ट सेविंग फॉर द एमएनसी. लेकिन ऐसा करने से कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, प्रॉफिट बढ़ जाता है और वर्ल्ड की इकोनॉमीज आपस में क्या हो रही है, कनेक्ट भी हो रही है, इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ रही है. क्लियर. एनी डाउट्स टिल हियर. अच्छा, अब इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज एक नया टॉपिक है. इस टॉपिक के बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. आई जस्ट होप कि आज की सारी बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आई है. बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में. टिल देन, थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड.